हेलो, स्वागत है सभी का। कैसे हैं सभी? क्या पढ़ रहे थे? अधिगम का क्षेत्रवादी सिद्धांत। प्रतिपादक कौन है? कूर्ट लेविन। किताब का क्या नाम है? द थ्योरी ऑफ फील्ड साइकोलॉजी। और कौन थे ये? रसायन शास्त्री। देखें, कूर्ट लेविन ने अपने सिद्धांत की व्याख्या जीवन क्षेत्र या जीवन विस्तार के परिप्रेक्ष्य में की। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कूर्ट लेविन ने अपने सिद्धांत की व्याख्या किसके परिप्रेक्ष्य में की, तो जीवन क्षेत्र या जीवन विस्तार के परिप्रेक्ष्य में की। अब जीवन क्षेत्र या जीवन विस्तार का मतलब क्या होता है, तो माइंड में अच्छे से सेट करना कि बालक बालिकाओं के द्वारा अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु के साथ परस्पर अंतःक्रिया करके सीखने की प्रक्रिया उनका जीवन क्षेत्र या जीवन विस्तार कहलाती है। कूर्ट लेविन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय जीवन विस्तार के साथ साथ वातावरण और अभिप्रेरणा पर भी सर्वाधिक बल दिया। वातावरण एवं अभिप्रेरणा पर भी सर्वाधिक बल दिया और लिखा कि बालक बालिकाओं को किसी भी प्रकार की विषय वस्तु का शिक्षण करवाने के लिए उच्च अभिप्रेरणा एवं उच्च वातावरण का होना अति आवश्यक है तथा दोनों तत्वों में से किसी एक तत्व की कमी होने के उपरांत भी सीखना संभव नहीं हो सकता। ऑनलाइन वालों का प्रणाम स्वीकार भाई। कूर्ट लेविन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय निम्न सूत्र दिया, और सूत्र क्या था, तो L इक्वल टू एफ पी मल्टीपल ए। मतलब क्या हुआ? अधिगम मतलब क्या हुआ? फील्ड, और फील्ड से क्या पैदा होगी? अभिप्रेरणा। क्या होगा ये? व्यक्ति, पर्सन। और क्या होगा? एनवायरनमेंट, वातावरण। मतलब अगर व्यक्ति को किसी भी बिंदु को सीखना है तो एक तरफ क्या होना चाहिए? वातावरण, और एक तरफ क्या होना चाहिए? अभिप्रेरणा। तो ही व्यक्ति किसी या के बालक किसी भी वस्तु को सीख पाएगा। बालक बाकी अन्य चीज़ों के अलावा इन चीज़ों को सीख नहीं सकता। तो यहाँ तक की बात है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि कूर्ट लेविन के अनुसार वातावरण ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को या बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब मेजर जो बेस है वो इन्वायरमेंट को ही माना। लिखें, लिखें, कूर्ट लेविन ने अपने सिद्धांत की व्याख्या कूर्ट लेविन ने अपने सिद्धांत की व्याख्या कूर्ट लेविन ने अपने सिद्धांत की व्याख्या जीवन क्षेत्र या जीवन विस्तार के परिप्रेक्ष्य में की। कूर्ट लेविन ने अपने सिद्धांत की व्याख्या जीवन क्षेत्र या जीवन विस्तार के परिप्रेक्ष्य में की। जीवन क्षेत्र या जीवन विस्तार के परिप्रेक्ष्य में की। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कूर्ट लेविन ने अपने सिद्धांत की व्याख्या किस परिप्रेक्ष्य में की, तो जीवन क्षेत्र या परिप्रेक्ष्य में की। नेक्स्ट, कूर्ट लेविन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय कूर्ट लेविन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय अभिप्रेरणा एवं वातावरण पर
सर्वाधिक बल दिया, अभिप्रेरणा एवं वातावरण पर सर्वाधिक बल दिया, अभिप्रेरणा एवं वातावरण पर क्या दिया? सर्वाधिक बल दिया। और लिखा कि बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण करवाने के लिए बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण करवाने के लिए बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण करवाने के लिए उच्च अभिप्रेरणा एवं उच्च वातावरण का होना अति आवश्यक है। उच्च अभिप्रेरणा एवं उच्च वातावरण का होना अति आवश्यक है, क्योंकि दोनों तत्वों में से किसी एक तत्व की कमी होने के उपरांत भी दोनों तत्वों में से किसी एक तत्व की कमी होने के उपरांत भी दोनों तत्वों में से किसी एक तत्व की कमी होने के उपरांत भी सीखना संभव नहीं हो सकता। दोनों तत्वों में से किसी एक तत्व की कमी होने के उपरांत भी सीखना संभव नहीं हो सकता। मतलब बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण करवाने के लिए उच्च अभिप्रेरणा एवं उच्च वातावरण का होना अति आवश्यक है। परफेक्ट। फिर नेक्स्ट टाइम पर आ जाओ। कुडलेविन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए निम्न सूत्र का प्रतिपादन किया। लेकिन कुडलेविन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए निम्न सूत्र का प्रतिपादन किया। निम्न सूत्र का क्या किया बेटा? प्रतिपादन किया। ये सूत्र लिख लीजिए। मुझे हटाओ भाई। तो ये सूत्र दिया और इस सूत्र के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया कि अगर बालक बालिकाओं या व्यक्ति को किसी भी चीज़ को सीखना है तो एक तरफ तो इन्वायरमेंट का और एक तरफ मोटिवेशन का होना अति आवश्यक है। और दोनों फैक्टर में से एक भी फैक्टर अगर गायब हुआ इसका मतलब सीखना संभव नहीं हो सकता।
कोडलेवियन के अनुसार वातावरण ही वह शक्ति है जिसमें व्यक्ति रहकर कार्य करता है या नई चीज़ों को सीखता है। अतः वातावरण ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। लेकिन कोडलेवियन के अनुसार वातावरण ही वह शक्ति है, कोडलेवियन के अनुसार वातावरण ही वह शक्ति है, कोडलेवियन के अनुसार वातावरण ही वह शक्ति है कोडलेवियन के अनुसार वातावरण ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। कोडलेवियन के अनुसार वातावरण ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। कंप्लीट। तो यहां पर आपने क्या सीखा कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु के साथ अंतर्क्रिया करके सीखता है और उसी से उसको मोटिवेशन प्राप्त होता है, क्योंकि वातावरण ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। अब अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए कोडलेवियन ने कुछ शब्दावली बताई। लिखे महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्दावली। मैं वही बात कर रहा हूँ, मिठाई विठाई आई नहीं, केवल हाँ परसों की बात थी। चलिए साहब, मेरे को मत खिलाओ, कोई बात नहीं। हाँ, वेक्टर्स, पहला शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्दावली में पहला शब्द कौन सा था, वेक्टर्स। वेक्टर्स का मतलब वह मानसिक शक्ति जो बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, बोलो क्या है, वेक्टर्स कहलाता है। हमारे माइंड में भी एक पावर है जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। लिखें, वह मानसिक शक्ति, वह मानसिक शक्ति, वह मानसिक शक्ति जो बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वह मानसिक शक्ति जो बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करे वेक्टर्स कहलाता है। वह मानसिक शक्ति जो बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करे क्या कहलाता है बेटा, वेक्टर्स कहलाता है। कंप्लीट। तो ये सारी बातें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी। नेक्स्ट, संयोजन। क्या बेटा, संयोजन। क्या है, संयोजन। संयोजन का मतलब क्या है कि बालक बालिकाओं के द्वारा किसी विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन। संयोजन कितने प्रकार का होता है, दो, सकारात्मक और नकारात्मक। कि जो वस्तु व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करे बोलो क्या कहलाएगा, सकारात्मक संयोजन, और जो वस्तु व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कम करे बोलो क्या है, नकारात्मक। लेकिन बालक बालिकाओं के द्वारा किसी विषय वस्तु के साथ, बालक बालिकाओं के द्वारा किसी विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया, बालक बालिकाओं के द्वारा किसी विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया संयोजन कहलाती है।
बालक बालिकाओं के द्वारा किसी विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया कहलाती है। बोलो क्या कहलाती है? तो संयोजन कहलाती है। बालक बालिकाओं के द्वारा किसी विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो संयोजन। लेकिन संयोजन दो प्रकार का होता है। संयोजन दो प्रकार का होता है। संयोजन दो प्रकार का होता है। नंबर 1, सकारात्मक संयोजन। कौन सा? सकारात्मक संयोजन। अब सकारात्मक संयोजन का मतलब क्या होता है, उस चीज को समझो। कि जो वस्तु बालक बालिकाओं को अपनी ओर आकर्षित करे, सकारात्मक संयोजन कहलाता है। गार्डन में जाते हैं, फूल बहुत होते हैं, लेकिन हम किसी एक फूल को ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। सही बात है। हमारे जीवन में आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, हम उसी से बातचीत करना पसंद करते हैं। लेकिन जो वस्तु बालक बालिकाओं को अपनी ओर सर्वाधिक आकर्षित करे, जो वस्तु बालक बालिकाओं को अपनी ओर सर्वाधिक आकर्षित करे, जो वस्तु बालक बालिकाओं को अपनी ओर सर्वाधिक आकर्षित करे, सकारात्मक संयोजन कहलाता है। जो वस्तु बालक बालिकाओं को अपनी ओर सर्वाधिक आकर्षित करे, क्या कहलाता है बेटा? सकारात्मक संयोजन कहलाता है। जो वस्तु बालक बालिकाओं को अपनी ओर सर्वाधिक आकर्षित करे कहलाता है। बोलो क्या कहलाता है? तो सकारात्मक संयोजन कहलाता है। दूसरा लेके नकारात्मक संयोजन। दूसरा कौन सा? नकारात्मक संयोजन। नकारात्मक संयोजन का मतलब क्या है? कि जो वस्तु व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कम करे, नकारात्मक संयोजन कहलाता है। लेकिन जो वस्तु व्यक्ति को अपनी ओर कम आकर्षित करती हो, जो वस्तु व्यक्ति को अपनी ओर कम आकर्षित करती हो, जो वस्तु व्यक्ति को अपनी ओर कम आकर्षित करती हो, नकारात्मक संयोजन कहलाता है। जो वस्तु व्यक्ति को अपनी ओर कम आकर्षित करती हो, बोलो क्या कहलाती है? तो नकारात्मक संयोजन कहलाता है। करेक्ट। ये सारा का सारा मामला आपको इसमें ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, टोपोलॉजी। कौन सा बिंदु बेटा? टोपोलॉजी। टोपोलॉजी देखो, टोपोलॉजी का जो संबंध है, कैसे आवश्यकता पूर्ति के दौरान श्रेष्ठ आवश्यकताओं की पूर्ति करने की प्रक्रिया टोपोलॉजी कहलाती है। आवश्यकता पूर्ति के दौरान श्रेष्ठ आवश्यकताओं की पूर्ति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? टोपोलॉजी। और ये शब्द कहां से लिया गया? इंटरनेट प्रणाली से, कंप्यूटर साइंस से। लेकिन आवश्यकता पूर्ति के दौरान श्रेष्ठ आवश्यकताओं की पूर्ति करने की प्रक्रिया, आवश्यकता पूर्ति के दौरान श्रेष्ठ आवश्यकताओं की पूर्ति करने की प्रक्रिया टोपोलॉजी कहलाती है। आवश्यकता पूर्ति के दौरान श्रेष्ठ आवश्यकताओं की पूर्ति करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो टोपोलॉजी कहलाती है। कंप्लीट। आगे आता है जीवन क्षेत्र या जीवन विस्तार। जीवन क्षेत्र या जीवन विस्तार। दोस्तों, जीवन क्षेत्र या जीवन विस्तार का मतलब जो है वो कैसे है, उस चीज को समझो।
जीवन क्षेत्र या जीवन विस्तार कि बालक बालिकाओं के द्वारा अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु के साथ परस्पर अंतः क्रिया करके सीखने की प्रक्रिया जीवन क्षेत्र या जीवन विस्तार कहलाती है। बालक बालिकाओं के द्वारा अपने आसपास के क्षेत्र में उपस्थित प्रत्येक वस्तु के साथ परस्पर अंतः क्रिया कर सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। बोलो क्या कहलाती है? तो जीवन क्षेत्र या जीवन विस्तार कहलाती है। लिखें, बालक बालिकाओं के द्वारा बालक बालिकाओं के द्वारा अपने आसपास के वातावरण में बालक बालिकाओं के द्वारा अपने आसपास के वातावरण में बालक बालिकाओं के द्वारा अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित बालक बालिकाओं के द्वारा अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु के साथ अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु के साथ परस्पर अंतः क्रिया कर सीखने की प्रक्रिया परस्पर अंतः क्रिया कर सीखने की प्रक्रिया परस्पर अंतः क्रिया कर सीखने की प्रक्रिया टोपोलॉजी कहलाती है। जीवन क्षेत्र या जीवन विस्तार कहलाती है। ध्यान अपनी जगह ही है। बालक बालिकाओं के द्वारा अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु के साथ परस्पर अंतः क्रिया करके सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीवन क्षेत्र या जीवन विस्तार कहलाती है। करेक्ट। अंतिम शब्द आता है संघर्ष या द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट वाली बात आ जाओ। संघर्ष या द्वंद्व। संघर्ष या द्वंद्व। दोस्तों, संघर्ष या द्वंद्व के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो क्या स्थिति रहती है? देखो, जब व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में दो समान महत्व के प्रतिकूल अवसर उत्पन्न हो जाए तो उत्पन्न क्रिया द्वंद्व या संघर्ष कहलाती है। कि जब व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में दो समान महत्व के प्रतिकूल अवसर उत्पन्न हो जाए तो उत्पन्न क्रिया क्या कहलाती है? द्वंद्व या संघर्ष। आज बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूं। आज मैं खुश नहीं हूं। हमेशा ही खुश रह। बी हैप्पी ऑलवेज। क्या कह रहा है? मनी मनी में तो तुम कुछ भी कहते रहो ना। हैं? क्या बाहर से खुश लगता, अंदर से खुश नहीं लगता? मेरे अंदर तू बैठा हुआ है क्या? हैं? देखो, आदमी बाहर से ही खुश लगना चाहिए, अंदर तो भले कुछ भी हो, है ना? हैं? क्या कह रहा है? जो दिखता है वो बिकता है। तो मैं बिकने को तैयार हूं, है ना? अरे प्रेम का मोल है, यहाँ कोई कीमत से थोड़े ले जाओगे मुझे। हाँ, बस वही बात है। हैं? क्या दे दूं? अच्छा, 150 रुपया देगा। चलिए साहब, द्वंद्व या संघर्ष किसे कहते हैं? जब व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में दो समान महत्व के प्रतिकूल अवसर उत्पन्न हो जाए तो उत्पन्न क्रिया द्वंद्व या संघर्ष कहलाती है। कितने प्रकार के? अरे उपागम, 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 परिहार, परिहार। जब व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में दो सकारात्मक उद्दीपक उत्पन्न हो जाए तो उत्पन्न क्रिया दोनों हाथों में लड्डू। ठीक है। फिर वही साहब आता है उपागम, परिहार। सर आप मजे लेते हुए पढ़ाते हो, हमें भी अच्छा समझ में आता है। आहा।
मैं काहे के मजे ले रहा हूं, मैं अपनी बात कहता हूं, हैं भाई, अपनी बात कहता, मैं कोई कॉमेडियन थोड़ी हूं यार, है ना। हाँ, ये जरूर कोशिश करता हूं कि आपके चेहरे पर, आपके लबों पर हंसी रहे और मैं अपनी बात को तरीके से सिखा दूं। बाकी भाई साहब, सिखाने का ही उद्देश्य है, सिखाने की सेठ जी पैसे देते हैं, बाकी हम जैसों को कौन रखे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, लिखें, जब व्यक्ति के समक्ष जब व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में जब व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में दो समान महत्व के प्रतिकूल अवसर उत्पन्न हो जाए, दो समान महत्व के प्रतिकूल अवसर उत्पन्न हो जाए, प्रतिकूल अवसर उत्पन्न हो जाए, प्रतिकूल अवसर उत्पन्न हो जाए, तो उत्पन्न क्रिया द्वंद या संघर्ष कहलाती है। द्वंद या संघर्ष कहलाती है। कॉन्फ्लिक्ट वाला मामला है, तुम संघर्ष करो, तो ये संघर्ष और ये संघर्ष एक ही है क्या? किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा हूं, और भी संघर्ष इसलिए कर रहा है क्योंकि तेरे विचारों में द्वंद है, इसलिए संघर्ष होना ही होना है। चलिए साहब, तो ये कितने प्रकार का होता है बेटा? 3। लिखे, कोर्ट लेविन ने द्वंद या संघर्ष के 3 प्रकार बताए। कोर्ट लेविन ने द्वंद या संघर्ष के 3 प्रकार बताए। कोर्ट लेविन ने द्वंद या संघर्ष के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। कोर्ट लेविन ने द्वंद या संघर्ष के प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? तो 3 प्रकार बताए। नंबर 1, उपागम संघर्ष। जिसे याद रखना पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। जिसे किसके नाम से जाना जाता है? पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। पद्धति या क्या कह सकते हो? धनात्मक या सकारात्मक भी कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में बोले तो अप्रोच। देखो, सरल और सहज रूप से बात समझो कि जब व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में 2 धनात्मक या सकारात्मक उद्दीपक उत्पन्न हो जाए, जब व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में 2 धनात्मक उद्दीपक उत्पन्न हो जाए, तो उत्पन्न क्रिया उपागम संघर्ष कहलाती है। जैसे दोनों हाथों में लड्डू का होना। क्या होना बेटा? दोनों हाथों में लड्डू का होना। बोलो कौन सा हो जाएगा? उपागम। जिस दिन परीक्षा उसी दिन इसकी शादी। बोलो क्या? नहीं, परीक्षा और नौकरी और छोकरी दोनों में से एक का चयन करना है। दोनों चीजें जरूरी है। बात करते हो, कर रहे हो। लिखें, जब व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में जब व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में दो सकारात्मक उद्दीपक उत्पन्न हो जाए, 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 तो उत्पन्न क्रिया उपागम संघर्ष कहलाती है। तो उत्पन्न क्रिया कौन सा संघर्ष कहलाती है बेटा? उपागम संघर्ष कहलाती है।
तो उत्पन्न क्रिया उपागम उपागम संघर्ष कहलाती है। करेक्ट। जैसे दोनों हाथों में लड्डुओं का होना, दोनों हाथों में लड्डू का होना, दोनों हाथों में लड्डू का होना, करेक्ट। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा? उपागम उपागम का। नेक्स्ट लिखें उपागम परिहार। पद्धति वर्जन, अप्रोच एविडेंस, अप्रोच एविडेंस, उपागम 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 परिहार संघर्ष, पद्धति वर्जन, ठीक है, अप्रोच एविडेंस। अब समझे यहां कि जब व्यक्ति के समक्ष एक सकारात्मक और एक नकारात्मक या धनात्मक और एक ऋणात्मक, जब व्यक्ति के समक्ष एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक उद्दीपक उत्पन्न हो जाए तो उत्पन्न क्रिया उपागम परिहार संघर्ष कहलाती है। लेकिन जब व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में, जब व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में, जब व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में एक सकारात्मक एवं एक नकारात्मक, एक सकारात्मक एवं एक नकारात्मक उद्दीपक उत्पन्न हो जाए, उद्दीपक उत्पन्न हो जाए, उद्दीपक उत्पन्न हो जाए तो उत्पन्न क्रिया उपागम परिहार संघर्ष कहलाती है। तो उत्पन्न क्रिया उपागम परिहार संघर्ष कहलाती है। जब व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में एक सकारात्मक एक नकारात्मक उद्दीपक उत्पन्न हो जाए तो उत्पन्न क्रिया कहलाती है, बोलो क्या कहलाती है? उपागम परिहार संघर्ष कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? उपागम परिहार संघर्ष कहलाती है। जैसे पीजीटी की नौकरी पोस्टिंग नागालैंड, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी की नौकरी पोस्टिंग नागालैंड, पीजीटी की नौकरी पोस्टिंग नागालैंड। नेक्स्ट, अंजू की शादी एक ऐसे लड़के से हो जाती है, अंजू की शादी एक ऐसे लड़के से हो जाती है जिसे वह पसंद नहीं करती। अंजू की शादी एक ऐसे लड़के से हो जाती है जिसे वह पसंद नहीं करती, जिसे वह पसंद नहीं करती, फिर भी वह उसकी ओर आकर्षित रहती है, फिर भी वह उसकी ओर आकर्षित रहती है, फिर भी वह उसकी ओर आकर्षित रहती है क्योंकि वह धनवान है और समाज में उसकी इज्जत है, क्योंकि वह धनवान है और समाज में उसकी इज्जत है, क्योंकि वह धनवान है और समाज में उसकी क्या है बेटा? इज्जत है। तो भाई देखो, पसंद न करना नेगेटिव बात है, लेकिन धनवान है और इज्जत है ये पॉजिटिव बात है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव बात एक साथ हो जाए, बोलो ऐसे तथ्य को हम क्या कहते हैं? उपागम परिहार अप्रोच एविडेंस के नाम से जानते हैं। करेक्ट। मैं कहने का मतलब क्या है कि खुशी के आंसू, आंसू तो है नेगेटिव बात है, लेकिन खुशी के हैं, कोई खुशी है तो नहीं यहां तो खुशी के आंसू, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव बात है। कल कहा था ना मैंने कि पोते की शादी करवाती दादी मां चल बसी। अब घर में दुल्हन आई है, नई दुल्हन आई है, बोलो खुशी की बात है, मंगल गीत गा रहे हैं लोग, लेकिन दादी मां छोड़ के चली गई है तो दुखी भी तो बात है ना। आगे लिखे एक एग्जाम्पल और लिखना। मोहन एक प्रतिभाशाली बालक है,
मोहन एक प्रतिभाशाली बालक है। मोहन एक प्रतिभाशाली बालक है। मोहन एक प्रतिभाशाली बालक है और वह परीक्षा में बैठना भी चाहता है। और वह परीक्षा में बैठना भी चाहता है। और वह परीक्षा में बैठना भी चाहता है। परंतु असफल होने के भय से परंतु असफल होने के भय से वह परीक्षा देने ही नहीं जाता। परंतु असफल होने के भय से वह परीक्षा देने ही नहीं जाता। तो बोलो कौन सा संघर्ष है मोहन के मन में? बोलो कौन सी बेटा? नेगेटिव को पॉजिटिव? पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, दोनों करेक्ट। उपागम परिहार। अंतिम लिखो परिहार परिहार संघर्ष। परिहार परिहार संघर्ष कौन सा बेटा? परिहार परिहार संघर्ष। लिखें, जब व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में जब व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में जब व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में दो ऋणात्मक उद्दीपक उत्पन्न हो जाए जब व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में दो ऋणात्मक उद्दीपक उत्पन्न हो जाए जब व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में दो ऋणात्मक उद्दीपक उत्पन्न हो जाए और दोनों में से किसी एक का चयन करना हो दोनों में से किसी एक का चयन करना हो दोनों में से किसी एक का चयन करना हो तो उत्पन्न क्रिया उपागम परिहार संघर्ष परिहार परिहार संघर्ष कहलाती है। तो उत्पन्न क्रिया परिहार परिहार संघर्ष कहलाती है। तो उत्पन्न क्रिया क्या कहलाती है बेटा? परिहार परिहार संघर्ष कहलाती है। जैसे इधर कुआ उधर खाई, इधर कुआ उधर खाई। इधर कुआ उधर खाई। बोलो कौन सा संघर्ष हो जाएगा? परिहार परिहार। तो कितने प्रकार हुए बेटा? ये 3। याद रखना एनसीईआरटी की 11-12 की जो किताब है उसमें संघर्ष के 4 प्रकार दे रखे हैं। चौथा प्रकार है द्विउपागम द्विपरिहार। द्विउपागम द्विपरिहार। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, और फिर भी लिखना चाहते हो तो नोट डाल के लिख दो। लिखें नोट। एनसीईआरटी की पुस्तक में संघर्ष के 4 प्रकार हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की पुस्तक में संघर्ष के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। एनसीईआरटी की पुस्तक में संघर्ष के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार हैं। और चौथा प्रकार कौन सा हो जाएगा? द्विउपागम द्विपरिहार संघर्ष। द्विउपागम द्विपरिहार संघर्ष। द्विउपागम द्विपरिहार संघर्ष। दोस्तों द्विउपागम द्विपरिहार संघर्ष के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो क्या कैटेगरी ध्यान में रखनी है आपको कि जब व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक, 2 धनात्मक या 2 ऋणात्मक उद्दीपक उत्पन्न हो जाए तो उत्पन्न क्रिया द्विउपागम परिहार संघर्ष कहलाती है। लिखें, जब व्यक्ति के समक्ष
जब व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में दो धनात्मक एवं जब व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में दो धनात्मक एवं दो ऋणात्मक उद्दीपक उत्पन्न हो जाए, दो धनात्मक एवं दो ऋणात्मक उद्दीपक उत्पन्न हो जाए, दो धनात्मक एवं दो ऋणात्मक उद्दीपक उत्पन्न हो जाए, तो उत्पन्न क्रिया द्विउपागम परिहार संघर्ष कहलाती है। तो उत्पन्न क्रिया द्विउपागम परिहार संघर्ष कहलाती है। तो उत्पन्न क्रिया द्विउपागम परिहार संघर्ष कहलाती है। द्विउपागम परिहार संघर्ष कहलाती है। भाई पीछे द्वि आ रहा है, इसका मतलब पूरी लाइन एक साथ ही चल रही है। जैसे पैसे देकर नौकरी लगना, पैसे देकर नौकरी लगना, रोजगार मिल गया, अच्छी बात है, समाज में इज्जत बढ़ गई, अच्छी बात है, लेकिन पैसे दिए बुरी बात है, पैसे दिए बुरी बात है, लोग मजाक बनाते ताने मारते हैं, बुरी बात है। दो अच्छी बातें, दो बुरी बातें। चलिए साहब, तो ये कौन सा सिद्धांत रहा आपका? कुडलेविन का क्षेत्रवादी सिद्धांत। अब एक सिद्धांत पर चलते हैं हम, जिसे कहते हैं चिन्ह पूर्णकार सिद्धांत। कौन सा बेटा? चिन्ह पूर्णकार सिद्धांत। नंबर 6। चिन्ह पूर्णकार सिद्धांत। प्रतिपादक कौन? टॉलमैन। सिद्धांत कब दिया? 1932। चिन्ह पूर्णकार सिद्धांत, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है टॉलमैन को। क्या है बेटा? टॉलमैन ने को इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय प्राप्त है। इधर देखो सभी, लिखना बंद करो। क्या करो? बंद करो। देखें भाई, लिखना बंद करते हैं तो क्या इस सिद्धांत के उपनाम कौन कौन से हैं? तो देखें, अधिगम का प्रायोजना सिद्धांत, अधिगम का उद्देश्यपूर्ण सिद्धांत, अधिगम का अव्यक्त सिद्धांत, अधिगम का या अधिगम की मोयार थ्योरी, अधिगम का अर्थपूर्ण सिद्धांत, अधिगम का भूल भुलैया सिद्धांत, अधिगम का चिन्ह गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। पहला नाम बोलो। पहला नाम बोलो। नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है चिन्ह गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। ये सारे के सारे इसके नाम और उपनाम है। ठीक है। अब दोस्तों, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं टोलमैन, ये बड़े कबाड़ी आदमी थे। हाँ, कबाड़ी।
तो इन्होंने क्या किया, जीन पियाजे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक और गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को मिलाया और अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब 3 लोगों के सिद्धांतों का मिश्रण है ये। लेकिन सिद्धांत बड़ा प्यारा है। ये सिद्धांत आखिरकार कहना क्या चाहता है, इसको अपनी भाषा में पहले ही समझ लो। इस सिद्धांत का कहना केवल इतना सा है कि बालक बालिकाओं को हर बात केवल बोलकर या शब्दों के माध्यम से नहीं सिखाई जा सकती, उनको संकेत या चिन्ह के रूप में भी सिखाई जा सकती है, मतलब इशारों में भी सिखाई जा सकती है। ये सही बात है। हाँ, समझ रहे हो ना? कह दो पक्का कि नैनन से तेतन तीर चलाया, नैनन से तेतन तीर चलाया, मेरे जिगर के पार किया, कि पानी वाली पानी प्यादे निकला जाए मेरा जिया। तो भाई हर बात मुंह से बोलना जरूरी थोड़ी है ना? इशारों में भी बातें हो जाती है। जैसे मूक बधिर बच्चे जो होते हैं, गूंगे बेरे बच्चे होते हैं, वो आपके शब्दों को थोड़ी बोलेंगे सुनेंगे, तो उनको सांकेतिक भाषा में तो सिखाएंगे, है ना? कभी कभी आप भी मौका प्रस्त हो, आप भी शब्दों के स्थान पर इशारों का ही प्रयोग करते हो। आप अगर कहीं पर बैठे हुए हो, मेहमान बैठे हुए हैं, मम्मी पापा बैठे हुए हैं, सामने वाला आपसे कोई पूछता है या पूछती है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ, अब आप सीधा नहीं, बहुत बढ़िया लग रही है, तो आप क्या करोगे? बोलो क्या कर रहे हो भाई? या तो आप हल्के से मुस्कुराहट दोगे, है ना? भाई आपके चेहरे के हाव भाव एक सांकेतिक मुद्रा को प्रकट करते हैं कि आपकी रजामंदी है। जैसे अगर को आप किसी से नाराज हो रहे तो कोई पसंद है तो, और पसंद नहीं तो समझ रहे हो? चलिए साहब, तो सीधा सीधा सा ये सिद्धांत यही कहना चाहता है। अब ये कैसे कहता है उस बात को समझाता हूं। तैयार है हम सभी? पक्का? तुझे मैं इशारों में समझाऊं कि शब्दों में समझाऊं? हैं? ये समझ गया? इतना सीधा साधा मास्टर आपको कहां मिलेगा? यूट्यूब पे। गुरुदेव आप हमारे साथ धोखा करते हो। भाई रवि मैंने क्या धोखा कर दिया यार? हैं? क्या धोखा किया मैंने? हैं? चलिए साहब, इस सिद्धांत की व्याख्या को लिखें एक बार, फिर आप हम बात करते हैं। आवाज नहीं यार। सर आप हमारे साथ इशारे नहीं दिखे आपके सर, मिठाई तुम ही खिला दो। रविदा, जब भी हास्य रस की कोई बात आती है आप कैमरे के सामने नहीं आते हो, हमको बस हंसी ही की आवाज़ आती। गुरुदेव हम क्षमा प्रार्थी हूँ, अगली बार पूरा ध्यान रखूँगा, है ना?
पाली नरेश, आहा क्या बात है, बातें हो रही है, हाँ? चलिए साहब, उतार लिया। अब इस सिद्धांत की बात को सुनो ध्यान लगाए, पोती बानर को अपनी जगह रख दो। ठीक है, तैयार हो? पक्का? चलिए, परे पूरे जोर शोर जुनून के साथ में बातों को समझना। क्या कहना चाहता हूं मैं कि टोलमैन के अनुसार, मैं आपको पहले कह चुका ना, ये सिद्धांत एक ही बात कहता है कि बालक जो कुछ भी सीखता है संकेत या चिन्ह के माध्यम से सीखता है। टोलमैन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में बालक जो कुछ भी सीखता है वह चिन्हों का अनुसरण करता है। टोलमैन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में बालक या व्यक्ति अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए चिन्हों का अनुसरण करता है। वह चिन्हों की गति को नहीं बल्कि चिन्ह के अर्थ को सीखता है। वापस बोल रहा हूं, टोलमैन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाला अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए चिन्हों का अनुसरण करता है। वह चिन्हों की गति को नहीं बल्कि चिन्हों के अर्थ को सीखता है। देखो, दो शब्द आते हैं, अनुकरण और अनुसरण। जैसा जैसा अगर आपको कहा जाए, दिशा निर्देश दिया जाए, आप वैसा कर रहे हो, इट्स कॉल्ड है अनुसरण। और जैसा मैं कर रहा हूं तुम भी वैसा कर रहे हो, वह क्या है? अनुकरण। तो टोलमैन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाला अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए चिन्हों का अनुसरण करता है। वह चिन्हों की गति को नहीं बल्कि चिन्हों के अर्थ को सीखता है। कंप्लीट? ये ध्यान में रखो, विशेष बात। टोलमैन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाला अपने उद्देश्य को ही केंद्र बिंदु मानकर सीखने का कार्य करेगा और संकेतों के माध्यम से या चिन्हों के माध्यम से सीखेगा। अब आता है मेजर बात इस सिद्धांत की। ये मेजर बात थोड़ी सी हुई, आगे की सुनो। कि टोलमैन के अनुसार जब बालक बालिकाओं के द्वारा किसी विषय वस्तु को सीखना प्रारंभ किया जाता है, टोलमैन के अनुसार जब बालक बालिकाओं के द्वारा किसी विषय वस्तु को सीखना प्रारंभ किया जाता है तो वह अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु को संकेत या चिन्ह के रूप में समझ लेता है, जिससे उसके मस्तिष्क में एक मानचित्र का निर्माण होता है, जिसे संज्ञानात्मक मानचित्र कहते हैं। और इसी संज्ञानात्मक मानचित्र के माध्यम से बालक अपनी समस्या का समाधान कर अपनी विषय वस्तु को सीखता है। टोलमैन के अनुसार जब बालक बालिकाओं के द्वारा किसी विषय वस्तु को सीखना प्रारंभ किया जाता है तो अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु को संकेत या चिन्ह के रूप में समझ लेता है, जिससे उसके मस्तिष्क में एक मानचित्र का निर्माण होता है। और उसी मानचित्र को हम संज्ञानात्मक मानचित्र कहते हैं, कॉग्निटिव मैपिंग कहते हैं। और इसी संज्ञानात्मक मानचित्र के माध्यम से बालक अपनी समस्या का समाधान कर अपनी विषय वस्तु को सीखता है। तीन बातें बोली अभी तक मैंने। सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाला अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए चिन्हों का अनुसरण करता है। वह चिन्हों की गति को नहीं उसके अर्थ को सीखता है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाला अपने उद्देश्य को ही केंद्र बिंदु मानकर सीखता है। और टोलमैन के अनुसार जब बालक बालिकाओं के द्वारा किसी विषय वस्तु को सीखना प्रारंभ किया जाता है तो अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु को संकेत या चिन्ह के रूप में समझ लेता है, जिससे उसके मस्तिष्क में एक मानचित्र बनता है। और उस मानचित्र को हम संज्ञानात्मक मानचित्र कहते हैं। संज्ञानात्मक मानचित्र के माध्यम से बालक अपनी समस्या का समाधान कर अपनी विषय वस्तु को सीखता है और समझता है। बोलो, बात समझ में आ गई? चलिए साहब, नाम बोल बेटा। बनवारी कहाँ के हो? बूंदी। कभी हनुमानगढ़ गए हो? नहीं गए। ये बनवारी है और बूंदी का है। ये बनवारी कहाँ है? बूंदी का है। और ये बनवारी को जाना कहाँ है? हनुमानगढ़। कहाँ है बेटा? हनुमानगढ़ जाना है उसको। ठीक है, ये हनुमानगढ़ यहाँ है। अब ये बनवारी पहली बार हनुमानगढ़ जाएगा। ठीक है, बनवारी कहाँ जाएगा? हनुमानगढ़। अब बनवारी बूंदी से निकला, बूंदी शहर में आया। बूंदी प्रॉपर तो नहीं, गांव से है। अब गांव से ये सीधा बूंदी शहर आता है। शहर से ये अपनी गाड़ी लेते हुए हाईवे पे लगता है। अब जैसे ये हाईवे पे लगा, क्योंकि बूंदी से, गांव से बूंदी का रास्ता ये जानता है,
जैसे ही बूंदी शहर में पहुंचा, बोलो क्या शुरू कर देगा? मैप, गूगल मैप। अब ये गूगल मैप का सहारा लेते लेते इस सड़क के ऊपर चढ़ जाता है और सड़क पर चलते 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 क्या करेगा? इस मैप के सारे चल रहा है। अब इस मैप के ऊपर जैसे जैसे सिग्नल आ रहे हैं, जैसे कोई नदी बह रही हो, कोई नाला बह रहा हो, या पुलिया का काम चल रहा हो, या यहाँ पर कोई अंडरपास हो, यहाँ पर कोई यू टर्न का लोगो लगा हुआ है, या यहाँ पर ट्रैफिक जाम था, यहाँ तक ट्रैफिक जाम था, यहाँ पर इसने खाना खाया, यहाँ पर इसका एक्सीडेंट होते होते बचा, ठीक है, यहां पर रास्ता चूक गया था, जाना सीधा था और इस यहां पर एक सड़क दूषित थी, यहां पर चला गया, फिर वापस यू टर्न लेकर वापस आया, फिर जैसे तैसे हनुमानगढ़ पहुंचा। मतलब जैसे तैसे ये जहां पर 5 घंटे या 10 घंटे में हनुमानगढ़ पहुंचना था, वहां पर इसको 2 घंटे 3 घंटे ज्यादा लगे, क्योंकि धीरे धीरे चला, रास्ता पहुंचते पहुंचते गया। जब ये रास्ता पहुंचते पहुंचते जा रहा था, तो जिस मार्ग पर ये चल रहा था, तो जाते समय इसके मार्ग में जितनी भी चीजें आ रही, भाई उद्देश्य क्या है? हनुमानगढ़ जाना। अब उद्देश्य तक पहुंचने के लिए इसके मार्ग में जितनी भी चीजें आ रही थी, जितनी भी बाधाएं आ रही थी, जो भी चीजें टर्न था, खाना वाना खाया, सारी चीजें ये संकेत के रूप में अपने मस्तिष्क में समझ रहा था। और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, इसके दिमाग में रोड का पूरा मानचित्र बन रहा था। फिर हनुमानगढ़ से ये वापस आया, 2 महीने बाद इसको हनुमानगढ़ वापस जाना था। बोलो अगली बार ये मानचित्र या मैप खोलेगा क्या? क्यों नहीं खोलेगा? क्योंकि बूंदी से लेकर हनुमानगढ़ की रोड का मैप इसके मस्तिष्क में सांकेतिक भाषा में फिक्स हो गया। जैसे जिस स्थान पर ये पहुंचेगा, उस स्थान पर पहुंचने के बाद इसके दिमाग में आगे का विचार क्लिक हो जाएगा कि अब ये चीज आने वाली, यहां पर ये होटल था, यहां पर एक्सीडेंट होने से बचा था, यहां पर ब्रिज का काम चल रहा था। बोलो आगे से आगे वो चीजें माइंड में सेट आएगी कि नहीं आएगी? बोलो वो मैपिंग का सारा हुआ कि नहीं हुआ? अब ये मैप जो है शब्दों में नहीं है, मैप किस में बना हुआ है? मैप हमेशा संकेत या चिन्ह में ही बनता है। तो उस मैप के सहारे ये अपनी विषय वस्तु को समझ रहा है। बोलो यस या नो? तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी भी चीज को सीखते हो, तो उस चीज के आसपास की चीजों को संकेत या चिन्ह के रूप में समझ लेते हो, और संकेत या चिन्ह के रूप में जब उस बात को समझ लेते हो, तो आपके दिमाग में एक मानचित्र बनता है। उसी मानचित्र को हम संज्ञानात्मक मानचित्र कहते हैं, और संज्ञानात्मक मानचित्र के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का क्या करते हो? समाधान करते हो और अपनी विषय वस्तु को सीखते हो। बोलो सीखने का काम किसमें हुआ? संकेत और चिन्ह के रूप में ही हुआ। जैसा जैसा सिंबल ने कहा, वैसा वैसा आपने अनुसरण किया। तो आपके सीखने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है, संकेत या चिन्हों की जरूरत है। तो टोलमैन यहां पर एक विशेष बात कहता है कि टोलमैन के अनुसार बालक बालिकाओं को अब उनकी विषय वस्तु केवल शब्दों के माध्यम से ही नहीं सिखाई जा सकती। टोलमैन के अनुसार बालक बालिकाओं को उनकी विषय वस्तु केवल शब्दों के माध्यम से ही नहीं सिखाई जा सकती, उन्हें चित्र, चिन्ह एवं संकेत के माध्यम से भी सिखाया जा सकता है। बड़े बड़े हैं, ये खोने की जगह नहीं है, पढ़ने की जगह है। विचार, टेंशन, दुख सारे कक्षा से बाहर। हैं? और शुभम ठीक है, चलिए कथई जहर है, हैं? अरे ये शुभम है, ये खो नहीं सकता। चलिए साहब, तो बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है कि टोलमैन के अनुसार बालक बालिकाओं को उनकी विषय वस्तु केवल शब्दों के माध्यम से ही नहीं, ठीक है, बालक बालिकाओं को केवल शब्दों के माध्यम से ही नहीं सिखाया जा सकता, उन्हें चित्र, चिन्ह और संकेत के माध्यम से भी सिखाया जा सकता है। अतः मूक बधिर, गूंगे बहरे, ठीक है, डम्ब और डिम्प जो बच्चे होते हैं ना, कि अतः मूक बधिर बालक बालिकाओं को सिखाने का यह अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। जो बच्चे बोलते नहीं, जो बच्चे सुनते नहीं है, उन बच्चों को आप संकेतों के माध्यम से आसानी से सिखाया जा सकते हो, है ना। कोई है यहाँ पर स्पेशल एसटीसी वाला? क्या कैडेट था तुम्हारा? है तुम्हारा? है अच्छा, तो तेरा वीआई। चलिए साहब, अब गूंगे बहरे बच्चों को अगर जैसे मैं पूछता हूं, जैसे कोई गूंगा बच्चा है, बोल नहीं सकता है, वो कहता है मुझे भूख लग रही, बोलो कैसे कहेगा वो? बताओ। है आवाज नहीं है ऐसे?
हैं? अच्छा खाना अच्छा बना है, उसको खाना भी मिल गया, उसको खाना अच्छा लगा, बोलो क्या कहेगा वो? अच्छा ये मेरा छोटा भाई, बोलो क्या कहेगा? ऐसे कहेगा यूं डाइटिंग इशारों में। मैं शब्द का मतलब क्या होता? मैं कौन से शरीर के अंग को टच करके कहेगा कि मैं, मेरा? यूं लिखें। क्या सर इतना पैसा होने के बाद भी ऐसा सस्ता फोन रखते हो? भाई दूर के डूंगर सुहाने लगते हैं, जिसकी गत जो ही जानता है। अकाउंट में 87 रुपीज पड़े हैं, 87 रुपीज, पैसे रुपए बस खाली है। हैं? दूसरा पहला कोई अकाउंट नहीं, एक ही अकाउंट है। मैडम का अकाउंट है ही नहीं, उसका अकाउंट मैं ही हूं, है ना? चलिए साहब लिखें। टोलमैन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में, टोलमैन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाला, टोलमैन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाला टोलमैन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाला, सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाला अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए चिन्हों का अनुसरण करता है, चिन्हों का अनुसरण करता है। चिन्हों का क्या करता है बेटा? अनुसरण करता है। टोलमैन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाला अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए चिन्हों का अनुसरण करता है। वह चिन्हों की गति को नहीं बल्कि उसके अर्थ को सीखता है। वह चिन्हों की गति को नहीं बल्कि उसके अर्थ को सीखता है। वह चिन्हों की गति को नहीं बल्कि उसके अर्थ को सीखता है। वह चिन्हों की गति को नहीं बल्कि उसके अर्थ को सीखता है। नेक्स्ट, टोलमैन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में, टोलमैन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में, टोलमैन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाला, टोलमैन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाला अपने उद्देश्य को केंद्र बिंदु मानकर, अपने उद्देश्य को केंद्र बिंदु मानकर ही सीखता है। टोलमैन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाला अपने उद्देश्य को केंद्र बिंदु मानकर ही सीखता है। अपने उद्देश्य को केंद्र बिंदु मानकर ही सीखता है। कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट, टोलमैन के अनुसार जब बालक बालिकाओं के द्वारा टोलमैन के अनुसार जब बालक बालिकाओं के द्वारा
किसी विषय वस्तु को जब सीखना प्रारंभ किया जाता है, टोलमैन के अनुसार जब बालक बालिकाओं के द्वारा किसी विषय वस्तु को सीखना प्रारंभ किया जाता है, तो वह अपने आसपास की वस्तुओं को संकेत या चिन्ह के रूप में समझ लेता है। संकेत या चिन्ह के रूप में समझ लेता है, जिससे उसके मस्तिष्क में एक मानचित्र का निर्माण होता है, जिससे उसके मस्तिष्क में एक मानचित्र का निर्माण होता है, जिससे उसके मस्तिष्क में एक मानचित्र का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है, जिसे संज्ञानात्मक मानचित्र कहा जाता है, जिसे संज्ञानात्मक मानचित्र कहा जाता है, जिसे संज्ञानात्मक मानचित्र कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं बेटा? संज्ञानात्मक मानचित्र कहा जाता है। तथा संज्ञानात्मक मानचित्र के माध्यम से ही बालक अपनी समस्याओं का समाधान कर वातावरण का शिकार होने से बचता है। बालक अपनी समस्याओं का समाधान कर वातावरण का शिकार होने से बचता है। बालक अपनी समस्याओं का समाधान कर वातावरण का शिकार होने से बचता है। कंप्लीट। तो ये सारी बातें आपको निम्न प्रकार से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट लिखें, विशेष बात आती है इस सिद्धांत की कि टोलमैन के अनुसार बालक बालिकाओं को उनकी विषय वस्तु केवल शब्दों के माध्यम से ही नहीं बल्कि उन्हें संकेत एवं चिन्ह के माध्यम से भी सिखाई जा सकती है। लेकिन अतः टोलमैन ने लिखा कि बालक बालिकाओं को उनकी विषय वस्तु केवल शब्दों के माध्यम से ही नहीं सिखाई जा सकती। केवल शब्दों के माध्यम से ही नहीं सिखाई जा सकती। केवल शब्दों के माध्यम से ही नहीं सिखाई जा सकती। उन्हें चित्र चिन्ह के माध्यम से भी, चित्र चिन्ह एवं संकेत के माध्यम से भी सिखाई जा सकती है। चित्र चिन्ह एवं संकेत के माध्यम से भी सिखाई जा सकती है। चित्र चिन्ह एवं संकेत के माध्यम से भी सिखाई जा सकती है।
जैसे जैसे एक जगह अतः लिखना, अतः अतः करना इसको, अतः मूक बधिर बालक बालिकाओं को सिखाने का यह है, अतः मूक बधिर गूंगे बहरे मेरे जैसे, अतः मूक बधिर बालक बालिकाओं को सिखाने का यह है, अतः मूक बधिर बालक बालिकाओं को सिखाने का यह है अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। मूक बधिर बालक बालिकाओं को सिखाने का यह है अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। कंप्लीट। तो ये सारा सारा मामला आपको किसमें ध्यान रखना है, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार। बोलिए कौन से सिद्धांत की बात हो रही बेटा? टॉलमैन के सिद्धांत। और टॉलमैन का सिद्धांत बच्चों को सिखाने की बात तो करता, लेकिन कैसे सिखाता? केवल और केवल चिन्ह और संकेतों के माध्यम से, ठीक है। जैसे यातायात के नियमों का जब आप पालन करते हो तो किस में करते हो? संकेत या चित्र चिन्ह में तो करते हो। अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो और भाई साहब यहाँ पर जैसे आपका ये नेशनल हाईवे है और इस नेशनल हाईवे के पास में आपको यहाँ पर एक ऐसा एरो दिखाई देता है, इस बोर्ड लगा हुआ टेढ़ा मेढ़ा सा, और इस बोर्ड को देखकर आप क्या करोगे? गाड़ी की स्पीड बढ़ा दोगे? हाँ या ना? बढ़ाओगे ना? हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही समझे हो। तो भाई साहब इस एरो का मतलब होता है कि गाड़ी की स्पीड को क्या करना है? कम करना है। मतलब अब ये कान में कहने के लिए थोड़ी आएगा कि भाई साहब यहाँ पर देखो, एक तो एक एरो के माध्यम से पूरा घटनाक्रम समझ में आ गया क्या कहना चाहता है, और एक मोटी मोटी लाइनों में लिखना सावधान, आगे खतरनाक घुमावदार मोड़ है, दुर्घटना होने की संभावना। साला इतनी बीमारी लिखे कौन? तो भाई साहब केवल क्या करना है? इशारा। समझ रहे हो? चलिए साहब, है ना। फिर सनी देओल बनने की जरूरत, मैं निकला गड्डी लेके, बीच सड़क एक मोड़ आया, उत्ते गाड़ी में ठोक आया, है ना। तो वैसे आप ये बातें। चलिए अब आपसे पूछा जाए कि टोलमैन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय अधिगम के कितने प्रकार बताए? जिज्जी ने हाथ खड़ा किया, बताओ जिज्जी, बताओ। जी हाँ, आप इससे पूछ रहा हूं, अधिगम के कितने प्रकार बताएं? चलो बताओ। टॉलमैन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय अधिगम के कितने प्रकार बताए? खुशी, चार चार। कौन से उपागम? मैं कूट लेविन नहीं पढ़ा रहा हूं, टॉलमैन पढ़ा रहा हूं, वो उपागम। बताओ भाई। तीन। कौन कौन से? गुरुदेव जब कोई बालक शुरू से नहीं सुनता है तो वो क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा वो। देखो याद रखना, भाषा कौशलों में सबसे महत्वपूर्ण या पहला जो प्रमुख कौशल होता है वो सुनना होता है। अगर जो बच्चे सुनते नहीं, उनका भाषा का जो विकास होता है बहुत ही कम होता है। फिर वो अपनी सहज वृत्ति से, क्या सहज वृत्ति से जो उसको लगता है वही बोलता है ना, ये याद रखना। चलिए साहब, टॉलमैन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय अधिगम के 6 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए बेटा? 6 प्रकार बताए, मतलब सीखने के 6 प्रकार बताए। सबसे पहला बताया कैथेक्स। पहला क्या बताया बेटा? फिर दूसरा बताया समतुल्य विश्वास। क्या बताया? समतुल्य विश्वास। फिर बताया क्षेत्र प्रत्याशा, क्षेत्र प्रत्याशा। फिर बताया क्षेत्र ज्ञान विधियां, क्षेत्र ज्ञान विधियां। क्या बताया? क्षेत्र ज्ञान विधियां। फिर बताया चालक विभेदात्मकता, चालक विभेदात्मकता। और एट लास्ट क्या बताया? तो ये याद रखना, गामक प्रतिमान,
क्या बताया? गामक प्रतिमान। बोलो याद रखें, टोलमे ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए अधिगम के कितने प्रकार बताए? 6। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब याद रखना, कैथेक्स, समतुल्य विश्वास, क्षेत्र प्रत्याशा, क्षेत्र ज्ञान विधियां, चालक विभेदात्मकता या गामक प्रतिमान क्या है, तो वो सारी बातें यहां पर समझो। देखें, सबसे पहला है कैथेक्स, चालक एवं लक्ष्य के मध्य, चालक एवं लक्ष्य के मध्य सकारात्मक नकारात्मक संबंधों का, ये वह मानसिक शक्ति जो चालक एवं लक्ष्य के मध्य वह मानसिक शक्ति जो चालक एवं लक्ष्य के मध्य सकारात्मक नकारात्मक संबंधों का निर्माण करे, कैथेक्स कहलाती है। वह मानसिक शक्ति जो चालक एवं लक्ष्य के मध्य सकारात्मक नकारात्मक संबंधों का निर्माण करे, बोलो क्या? कैथेक्स कहलाते हैं। अब दिमाग में आता सर इसमें सीखना कहाँ हो रहा है, तो याद रखना, जब आपका चालक प्रभावी होता है, चालक सकारात्मक होता है, तो ही आप किसी चीज को सीख पाते हो, तो ही सफलता मिलती है, बाकी सफलता नहीं मिल सकती। जैसे मैं आपको कहूं कि आपका जो लक्ष्य है वो क्या है? 3rd ग्रेड है, ठीक है? क्या बेटा? 3rd ग्रेड है। ये लक्ष्य तो आपके सामने है, लेकिन आपका चालक मजबूत है तो ही इस लक्ष्य की प्राप्ति होगी, बाकी नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे मन में सोचते मैं कोचिंग कर रहा हूं, ठीक है, पढ़ाई भी कर रहा हूं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बाई चांस मेरा नंबर नहीं आया तो, ठीक है, तो इसका मतलब चालक क्या है? नकारात्मक है, चालक कमजोर है, और जिनका चालक कमजोर होता है उनको सफलताएं प्राप्त नहीं होती। और जिसके मन में विचार आता है कि जो भी होएगा देखा जाएगा, सिलेक्शन तो लेके रहूंगा, इसका मतलब चालक क्या है? पॉजिटिव है ना? चाहे कितनी मुसीबत आए, कितनी परेशानी क्यों नहीं हो, लेकिन सफलता तो मुझे मिलेगी मिलेगी। इसका मतलब जब आपका चालक पॉजिटिव होता है तो आपको सफलता भी निश्चित तौर पर मिलती ही मिलती है। तो याद रखना, वह मानसिक शक्ति जो चालक एवं लक्ष्य के मध्य सकारात्मक नकारात्मक संबंधों का निर्माण करे, बोलो क्या होगा? कैथेक्स कहलाता है। करेक्ट? ये याद रखना, मन में दृढ़ निश्चय कर लेना कि हाँ मुझे सफलता मिलेगी, मतलब मिलेगी। दूसरा आता बेटा समतुल्य विश्वास। क्या है? समतुल्य विश्वास। किसी भी चीज को सीखने के लिए समतुल्य विश्वास का भी होना जरूरी है। लक्ष्य एवं उपलक्ष्य, देखो आप जिस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए प्रयासरत हो, उससे लक्ष्य के साथ में आपने अपना एक उपलक्ष्य भी बना रखा है। मतलब कि लक्ष्य एवं उपलक्ष्य के मध्य के संबंधों का ज्ञान समतुल्य विश्वास कहलाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर कहता हूं, कोई लड़का या लड़की की तैयारी करते हैं कि मुझे क्या बनना है? IAS बनना है। उसने तैयारी अच्छी की, इंटरव्यू भी फेस कर लिया, सब कुछ हो गया, रिजल्ट भी आने वाला है, लेकिन मन में कभी कभी विचार आता है यार बाई चांस अगर IAS कैडर नहीं मिला, लक्ष्य क्या है? IAS, लेकिन उपलक्ष्य क्या है? IPS। अगर IAS कैडर नहीं मिला तो मुझे क्या मिल सकता है? IPS तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सेलेक्ट तो हूं। बात समझ में आ गई? तो जब भी आप किसी भी लक्ष्य के बारे में बात करते हो कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, तो उस वस्तु के साथ में आप एक एडिशनल चीज हमेशा और रखते हो। वही आपका क्या है? लक्ष्य उपलक्ष्य के मध्य के संबंधों का ज्ञान क्या कहलाता है? समतुल्य विश्वास। 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, कोई बात नहीं, इस बार तैयारी कर रहे हैं, अगर इस बार इसमें चयन बाई चांस नहीं हुआ तो इससे मिलती जुलती कोई वैकेंसी है, जीके का पार्ट जिसमें आता है उसमें तो सिलेक्शन मेरा पक्का ही है, ये तैयारी कभी खाली नहीं जाएगी। इसका मतलब ये विश्वास ही हमारा क्या कहलाता है बेटा? समतुल्य विश्वास। और ज्यादा आपकी भाषा में कह दूं तो लक्ष्य और उपलक्ष्य के मध्य के संबंधों का ज्ञान ही समतुल्य विश्वास कहलाता है। और याद रखना, IAS की तैयारी कर रहे हो, IAS नहीं मिला तो IPS तो मिलेगा ही मिलेगा, और यही कहना कि तू नहीं तो कोई, ये विश्वास रखोगे तो समतुल्य विश्वास। ठीक है? आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट, राजू रस्तोगी का नाम सुना? राजू रस्तोगी जब हड्डियां तुड़वाने के बाद हॉस्पिटल से सीधा इंटरव्यू देने के लिए गया, उस समय इंटरव्यू लेने वालों ने उससे जब बात की तो उसके व्यवहार में ये बात सामने आई कि वो बड़े बेबाक तरीके से जवाब दे रहा था। तो इंटरव्यू लेने वाले ने क्या कहा कि आपका जो ये एटीट्यूड है हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं है, अगर आप हमें यकीन दिलाएं, विश्वास दिलाएं कि आप अपने एटीट्यूड में चेंज कर सकते हैं तो हम कुछ सोच सकते हैं। तो राजू रस्तोगी ने क्या कहा कि सर बड़ी मुश्किल से एटीट्यूड आया है ये, है ना, 16-17 हड्डियां टूटने के बाद एटीट्यूड आया है,
सर आप अपनी जॉब रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ, डोंट माइंड सर। सर मुझे इतना तो खुद पर विश्वास है कि मैं जीवन में कुछ न कुछ तो कर ही लूँगा। कोई लड़का या लड़की जब ये कहता नहीं यार मुझे जिसकी ज़रूरत थी अगर वो चीज़ नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैं इसके स्थान पर दूसरी चीज़ दूसरा काम करते हुए भी अपने जीवन को शेड तो कर ही लूँगा। जब यही विश्वास आप में आ जाता है, बोलो यही क्या है बेटा आपके लिए? समतुल्य विश्वास। तो ज़िंदगी में कभी गिरने की जरूरत नहीं है। उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, और जिसकी ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव आया नहीं है, समझना वो मम्मी के पल्लू से कभी अभी तक बाहर आया ही नहीं है, वो मम्मा बॉयज़ हैं। हाँ, मम्माज बॉयज़ होते हैं बहुत सारे, शादी होने के बावजूद भी वो शादी हो जाती है। बहुत सारे मैंने ऐसे लड़के देखे नमूने टाइप के, शादी होने के बावजूद भी पत्नी अगर कोई भी बात कहती है तो वो सीधी मम्मी को परोसता है। मम्मा मतलब मम्मा मैं जाऊं, अरे भाई तेरी लुगाई है उसे भी तो पूछ ले, है ना। मम्मा मैं जाऊं, मम्मा मैं खाऊं, मम्मा मैं आ जाऊं, अरे भाई क्या है, मतलब मम्मी का पल्लू छोड़ा ही नहीं है ना। समझ रहे हो? चलिए आगे है क्षेत्र प्रत्याशा। क्षेत्र प्रत्याशा उद्देश्य प्राप्ति के लिए अपनाई जाने वाली सरल एवं आसान विधियां। उद्देश्य प्राप्ति, सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य प्राप्ति के लिए अपनाई जाने वाले सरल आसान विधियां या मार्ग क्या कहलाता है बेटा? क्षेत्र प्रत्याशा, शॉर्टकट। बहुत सारी बार आप कहते हो सर परिभाषाएं याद नहीं रहती, शॉर्टकट बताओ, तो वो क्षेत्र प्रत्याशा है। सीखने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली आसान एवं सरल मार्ग अपनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? क्षेत्र प्रत्याशा। फिर आता क्षेत्र ज्ञान विधियां। सीखने की प्रक्रिया में उपयोग में ली जाने वाली जटिल मानसिक प्रक्रियाएं सीखने की प्रक्रिया में उपयोग में ली जाने वाली जटिल मानसिक प्रक्रियाएं क्षेत्र ज्ञान विधियां कहलाती, जैसे सोचना, समझना, तर्क, विचार, चिंतन। तो ये आपकी क्या है? क्षेत्र ज्ञान विधियां। चालक विभेदात्मकता, दो चालकों के मध्य समानता है, समानता का पता लगाना चालक विभेदात्मकता कहलाता है। आप में से किसी ने बीएड कर रखी है क्या? कोई है बीएडधारी? आपने कर रखी है। आप सेकंड ग्रेड की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा, तो देखो अगर ये चाहती तो सेकंड ग्रेड में भी जा सकती थी, लेकिन ये थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रही है। इसका मतलब इसको ये चालक प्रभावित कर रहा है। तो दो चालकों में समानता है, समानता का पता लगाना, बोलो क्या कहलाता है बेटा? चालक विभेदात्मकता। फिर आता है गामक प्रतिमान। किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए उसके साथ स्थायी अनुबंधन करने की प्रक्रिया गामक प्रतिमान कहलाती है। किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए उसके साथ स्थायी अनुबंधन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गामक प्रतिमान कहलाती है। लिखे, पहला बिंदु लिखो कैथेक्स। एक पॉइंट लिखना, टोलमैन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय टोलमैन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय टोलमैन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय सीखने के 6 प्रकार बताए। टोलमैन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय सीखने के 6 प्रकार बताए। सीखने के 6 प्रकार बताए। पहला लिखो कैथेक्स। क्या है बेटा? कैथेक्स। लिखे, वह मानसिक शक्ति वह मानसिक शक्ति जो चालक एवं लक्ष्य के मध्य सकारात्मक नकारात्मक संबंधों का खर्चा बहुत है इस बार। सकारात्मक नकारात्मक संबंधों का निर्माण करे, सकारात्मक नकारात्मक संबंधों का निर्माण करे, सकारात्मक नकारात्मक संबंधों का क्या करे? निर्माण करे, कैथेक्स कहलाती है।
कैथेक्स कहलाती है। कंप्लीट। दूसरा लिखें समतुल्य विश्वास। समतुल्य विश्वास लिखें लक्ष्य एवं उपलक्ष्य के मध्य के संबंधों का ज्ञान लक्ष्य एवं उपलक्ष्य के मध्य के संबंधों का ज्ञान लक्ष्य एवं उपलक्ष्य के मध्य के संबंधों का ज्ञान समतुल्य विश्वास कहलाता है। लक्ष्य एवं उपलक्ष्य के मध्य के संबंधों का ज्ञान क्या कहलाता है बेटा? समतुल्य विश्वास कहलाता है। लक्ष्य एवं उपलक्ष्य के मध्य के संबंधों का ज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है? समतुल्य विश्वास कहलाता है। नेक्स्ट, क्षेत्र प्रत्याशा। क्षेत्र प्रत्याशा और क्षेत्र प्रत्याशा का मतलब क्या होगा? लिखें सीखने की प्रक्रिया में आसान एवं सरल मार्ग अपनाने की प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया में सरल एवं आसान मार्ग अपनाने की प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया में सरल एवं आसान मार्ग अपनाने की प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया में सरल एवं आसान मार्ग अपनाने की प्रक्रिया क्षेत्र प्रत्याशा कहलाती है। सीखने की प्रक्रिया में सरल एवं आसान मार्ग अपनाने की प्रक्रिया क्षेत्र प्रत्याशा कहलाती है। सीखने की प्रक्रिया में सरल एवं आसान मार्ग अपनाने की प्रक्रिया कहलाती है। बोलो क्या कहलाती है? तो क्षेत्र प्रत्याशा कहलाती है। नेक्स्ट लिखें क्षेत्र ज्ञान विधियां। क्षेत्र ज्ञान विधियां क्या है? क्षेत्र ज्ञान विधियां। दोस्तों क्षेत्र ज्ञान विधियों का क्या क्राइटेरिया दिखे? लिखे सीखने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली या प्रयोग में ली जाने वाली, सीखने की प्रक्रिया में प्रयोग में ली जाने वाली, सीखने की प्रक्रिया में प्रयोग में ली जाने वाली, सीखने की प्रक्रिया में प्रयोग में ली जाने वाली जटिल मानसिक क्रियाओं को सीखने की प्रक्रिया में प्रयोग में ली जाने वाली जटिल मानसिक क्रियाओं को क्षेत्र ज्ञान विधियां कहते हैं। सीखने की प्रक्रिया में प्रयोग में ली जाने वाली जटिल मानसिक क्रियाओं को क्षेत्र ज्ञान विधियां कहते हैं। क्या कहलाती है बेटा? क्षेत्र ज्ञान विधियां कहलाती हैं। जैसे सोचना, समझना, तर्क, विचार, चिंतन। जैसे सोचना, समझना, तर्क, विचार, चिंतन। सोचना, समझना, तर्क, विचार, चिंतन। नेक्स्ट लिखें चालक विभेदात्मकता। चालक विभेदात्मकता। चालक विभेदात्मकता लिखें दो चालकों के मध्य
समानता असमानता का पता लगाना दो चालकों के मध्य समानता असमानता का पता लगाना चालक विभेदात्मकता कहलाती है। दो चालकों के मध्य समानता असमानता का पता लगाना चालक विभेदात्मकता कहलाती है। दो चालकों के मध्य समानता असमानता का पता लगाना कहलाता, बोलो क्या कहलाता है बेटा? चालक विभेदात्मकता कहलाती है। नेक्स्ट लिखिए गामक प्रतिमान। गामक प्रतिमान गामक प्रतिमान। दोस्तों गामक प्रतिमान में एक चीज ध्यान रखो, किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए उसके साथ स्थायी अनुबंधन करने की प्रक्रिया गामक प्रतिमान कहलाती है। लेकिन किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए, किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए, किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए उसके साथ स्थायी अनुबंधन करने की प्रक्रिया, उसके साथ स्थायी अनुबंधन करने की प्रक्रिया गामक प्रतिमान कहलाती है। उसके साथ स्थायी अनुबंधन करने की प्रक्रिया स्थायी अनुबंधन कहलाती है, गामक प्रतिमान कहलाता है। स्थायी अनुबंधन करने की प्रक्रिया कहलाता है, बोलो क्या कहलाता है बेटा? गामक प्रतिमान कहलाता है। करेक्ट। तो ये सारी बातें किसके संबंध में देखने को मिलेगी? तो ये 6 प्रकारों में। पहला बिंदु कौन सा बेटा? कैथेक्स। नंबर 2 कौन सा है? नंबर 3 क्या है? नंबर 4 क्या है? नंबर 5 क्या है? नंबर 6 क्या है? और टोलमैन का सिद्धांत बालक बालिकाओं को सिखाने की बात करता है। तो बालक कैसे सीखते हैं? संकेत एवं चिन्ह के माध्यम से। चलिए साहब, आगे एक सिद्धांत आता है जिसे हम कहते हैं समग्र कार्य या पूर्णाकार सिद्धांत। ठीक है, गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। नंबर समग्र कार्य या पूर्णाकार सिद्धांत। प्रतिपादक कौन? वर्दीमर। और कौन है? कहलर। याद रखना, इस सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक वर्दीमर है, और वर्दीमर अगर ऑप्शन में नहीं हो तो कहलर। और कहलर ने इस सिद्धांत का जो विचार विकसित किया वो कब किया था? 1925 में। और इस सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत भी कहते हैं, और इसे सीखने का रिक्त पूर्ति सिद्धांत भी कहते हैं। इसे सीखने का क्या कहते हैं? रिक्त पूर्ति सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा तत्व है बेटा? रिक्त पूर्ति सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। नाम पते लिखो इनके।
चलिए साहब आगे बढ़े, तो इसको समझें। यह सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। यह सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। याद रखना, गेस्टाल्टवाद का उद्भव 1912 में हुआ, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप 1920 में प्रकट हुआ। लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप कब प्रकट हुआ? 1920 में प्रकट हुआ। ठीक है, याद रखना, वर्दीमर को गेस्टाल्टवाद का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है, जिन्होंने लेख फिनोमिना एवं प्रोडक्शन ऑफ थिंकिंग नामक पुस्तकों की क्या की? रचना की। और याद रहे, गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ समग्रकार या पूर्णाकार होता है। नॉट गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ समग्रकार या पूर्णाकार होता है। करेक्ट? ये डिटेल लिखो। लिख लिया यहां तक? अभी एक चीज देखें, नॉट 1920 से
1924 तक वर्दीमर की विचारधारा को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है बेटा? कॉफका को जाता है। किसे जाता है? कॉफका को जाता है, जिन्होंने द ग्रोथ ऑफ माइंड द प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक पुस्तकों की क्या की रचना की।